हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके बड़ी आसानी से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जा सकता है। याद रहे, ध्यान रहे, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है हर एक बोर्ड के एग्जामिनेशन का। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अक्सर इससे आता है और इसीलिए इसके 2 मेथड हैं प्रूव करने के। एक तो एनसीईआरटी बेस्ड मेथड है और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड। हम लोग आज दोनों ही मेथड को देखेंगे। एनसीईआरटी वाला मेथड पहले, क्योंकि कंपैरेटिवली ये आसान मेथड है। जैसा कि आपको एक डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, ये एक इंटरफेस है, बाउंड्री है, जिस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करने के बाद से रिफ्रैक्ट कर रहा है दूसरे डेंसर मीडियम में। ओके, आप जानते हो कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर के तरफ चले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाता है। वही बैंडिंग हमने यहाँ भी दिखा रखी है। एरो जिसमें है वो रे ऑफ लाइट है। रेड कलर से जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है वो प्लेन वेव फ्रंट है। और आपको यह भी मालूम है कि वेव फ्रंट हमेशा ही रे ऑफ लाइट के साथ परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है, जैसा कि दिख भी रहा है। यहाँ पर अब बातें करें हम तो हमें डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक एंगल 90 आपको। सबसे पहले बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ओ N1 और P में। ओके, ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर कोई एंगल ले लें, अच्छा एंगल भी क्या लें, अगर इसको एंगल I ले लेंगे, ओके, तो मैंने समझाया था रिफ्लेक्शन वाले केस में कि ये भी एंगल I होगा। चेक करके देख सकते हैं आप। अगर वो पॉइंट पे ऐसा लिया आपने, ये आपको वेव फ्रंट हो गया, इसके बीच में एंगल 90 होता है। नॉर्मल जो ड्रॉ कर दिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ऑब्वियस है कि ये एंगल 90 माइनस I होगा। और फिर से ये एंगल तो आपको 90 दिख रहा है, तो ये जो वेव फ्रंट आप दिखा रहे थे, वेव फ्रंट भी अगर एंगल I हो तभी जाके 90 होगा सम करने के बाद। तो उसके अनुसार वो 90 हो गया। तो ये अगर I एंगल ले लें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए साइन I इज इक्वल टू, उधर आपको N1P एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपको 90 के सामने वाला मतलब OP। ओके, दूसरा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वो भी दिख रहा होगा, वो आपको O है ना, N2 यहाँ पर ले लेते हैं, N2P में। तब यहाँ पर एंगल की बात करें, आपको मालूम है ये एंगल अगर R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ही होगा। अलग बात है कि एक रे का एंगल है और दूसरा वेव फ्रंट का, ये भी इक्वल ही होगा। चेक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइन ऑफ R क्या लिखेंगे, देख लीजिए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब ON2 डिवाइडेड बाय OP। अच्छा, अगर हम मान लें कि स्पीड पहले मीडियम में V1 है और N1 से पॉइंट P तक वेव फ्रंट को जितना वक्त लगेगा आने में, O से N2 तक भी वेव फ्रंट को आने में उतना ही वक्त लगेगा। ये तो बैंड हो गया है। हाँ, ऑल्दो डिस्टेंसेस अनइक्वल ट्रेवल होगा। रिफ्लेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पर अनइक्वल होगा क्योंकि मीडियम डिफरेंट है। तो N1P अगर लिखना चाहें, हमने डेल्टा T टाइम ले लिया तो V1 इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं बाय OP। ओके, और अगर हम यहाँ ON2 लिखना चाहें तो सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी V2 रखा आपने, तो ये हो जाएगा V2 इंटू डेल्टा T बाय OP ही रहने दें। ओके, आपको साइन I और साइन R के रेशियो मिले हुए हैं। रेशियो निकाल लेते हैं, वैल्यूज मिले हुए थे, रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू OP कैंसिल, डेल्टा T कैंसिल, आपको मिल गया कितना, V1 बाय V2। इसको इक्वेशन 1 देख लीजिए। वहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया हमने, सिंपल ज्योमेट्री मैंने यूज किया है। अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स, कोई डिफरेंट बातें नहीं हो रही हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद से आगे क्या लिखना है ना। तो बाय डेफिनेशन
किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आपने देखा था। वहाँ पर अगर आप v1/v2 लिखते थे तो बेसिकली ये μ2/μ1। ओके, ये आपने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डेफिनेशन दिया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी इन वन मीडियम बाय वेलोसिटी इन अनदर मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम वह मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाता है। तो ऐसा हो गया। अब आप कर क्या सकते हैं? तो बड़ी आसानी से फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। यानी आप μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये फेमस है, बहुत फेमस है। क्या है ये? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ को, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ जैसा आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई है तभी तो बोर्ड पे ड्रॉ है। और सेकेंड लॉ के रिजल्ट तक आप पहुंच गए, इसका मतलब आपने हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके, अब बोलोगे हाइजन प्रिंसिपल कहाँ है? ये जो आपने वेव फ्रंट ड्रॉ किए हैं, ओके, और उसके पोजीशंस डिसाइड किए हैं, वो हाइजन प्रिंसिपल के हेल्प से ही डिसाइड किए हैं। तो हाइजन प्रिंसिपल को लेकर के आप क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर पाए। हमने एक अल्टरनेटिव मेथड की भी बात की थी, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिव वाला मेथड। सो इसमें क्या है कि हम एक और रे लेंगे। आप यहाँ पर मान लीजिए कि बीच में एक कोई रे ऐसा आया और इसने पॉइंट के पर इंटरफेस को इंटरसेक्ट किया और फिर बैंड हो करके, है ना, बीम के पैरेलल ही निकल गया। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं। वेव फ्रंट पे एक पॉइंट Q था जो पॉइंट K तक और अल्टीमेटली Q डैश तक पहुँचा। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि भाई Q पे जो वेव फ्रंट का पॉइंट था उसको Q डैश तक पहुँचने में कितना वक्त लगा? तो ये आप आंसर करेंगे। आंसर क्या करेंगे? T इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया Q के एंड उस मीडियम में स्पीड हो गया v1। लेकिन सेकंड मीडियम में डिस्टेंस आपका K इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय स्पीड हो गया कितना? v2। इतना तो लिख लेंगे। ये टाइम हो गया वेव फ्रंट का कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। चलिए ठीक है, वेल, बहुत बढ़िया। अभी वो एक ट्रायंगल जो बना है उस ट्रायंगल में थोड़ी सी बात कर लें और उसी के तर्ज पे दूसरे ट्रायंगल की भी बात हम लोग कर लेंगे। ये 90 डिग्री यहाँ पर, है ना, ये आपका पॉइंट O, यहाँ पर Q, यहाँ पर कितना K और ये एंगल I। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप अगर Q के जो परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड बाय OK जो हाइपोटेनस है, 90 के सामने हाइपोटेनस, साइन ऑफ I लिख सकते हैं। यानी Q के इज इक्वल टू OK साइन I। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना Q के जगह पर OK साइन I बाय v1, वो तो ठीक है, प्लस KQ डैश अगर दूसरे ट्रायंगल में, वहाँ वाले सामने वाले ट्रायंगल में लिखना हो तो देखिए, तो वहाँ से K इंटू Q डैश क्या कितना KP साइन R के बराबर होगा। चेक कर लीजिए कैसा। इस बार डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना है ना, इस तरह का बना हुआ है। यहाँ आपको, हाँ, यहाँ 90 है, ये वाला, ये पॉइंट कितना है? P है, ये पॉइंट K है और ये पॉइंट आपको Q डैश है। ये एंगल कितना R है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? तो Q के या Q डैश, KQ डैश
डिवाइडेड बाय कितना पी के इज इक्वल टू कितना 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 साइन आर। तो यहाँ से आप के क्यू डैश इज इक्वल टू पी के साइन आर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये पी के साइन आर डिवाइड बाय वी टू। थोड़ा सा एक स्टेप और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए इस स्टेप को भी आप देख लें। अभी आप जब टी को लिख रहे थे तो एक तो ओके साइन आई डिवाइडेड बाय वी वन प्लस पी के का जो डिस्टेंस है इसको क्या आप ओ पी माइनस ओके लिख सकते हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, डायग्राम आपको बहुत क्लियरली बताएगा। अगर ऐसा लिख पाएँ तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। अब ओके साइन आई बाय वी वन प्लस ओ पी साइन आर बाय वी टू माइनस ओके साइन आर बाय वी टू। जो कॉमन आता है वो भी ले लीजिए। आई थिंक ओके को कॉमन ले लें तो आप यहाँ पर साइन ऑफ आई बाय वी वन प्लस सॉरी माइनस यहाँ माइनस कितना साइन आर बाय वी टू एंड प्लस ओ पी वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए यहाँ तो बात हो गई। अब देखिए वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे। अगर यहाँ का एक पॉइंट है, इस जगह से यहाँ N2 तक आता है तो उसको जितना वक्त लगेगा Q से Q डैश तक आने में, ठीक है, उसको उतना ही वक्त लगेगा। और यहाँ N डैश वाले को P तक आने में सेम टाइम लगेगा। यानी आप कह सकते हैं O से N तक आने में या N1 से P तक आने में या Q से Q डैश तक वेव फ्रंट के डिस्टरबेंस को आने में वक्त सेम लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट के लिए ओके का वैल्यू डिफरेंट है। अगर इस वेव फ्रंट की बात, यहाँ वाले पॉइंट की बात करें और इसको यहाँ तक ले करके हम आएँ तो इसके लिए ओके छोटा होगा और इसके लिए आप देखिए, है ना, ओके का वैल्यू चेंज कर गया, बदल गया। यानी टाइम तो ओके पे डिपेंड कर रहा है और थ्योरेटिकली वेव फ्रंट के इच पार्ट के लिए टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओके। तो एज आप बोल सकते हैं क्या कि टाइम टी इज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ओके। तब क्या होगा, ये पूरा टर्म को ख़त्म होना होगा। दिस इम्प्लाइज दैट क्या साइन आई बाय वी वन माइनस साइन आर बाय वी टू इंटू ओके इज इक्वल टू जीरो। इंटू ओके इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अब फिर वापस यहाँ पर, हाँ, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन आई बाय कितना वी वन माइनस साइन आर बाय वी टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, वेल, बढ़िया। तो आप क्या लिखेंगे, साइन आई बाय वी वन इज इक्वल टू साइन आर बाय वी टू। यानी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू। और पिछली बार वी वन बाय वी टू को अगर हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो म्यू टू बाय म्यू वन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास साइन आई बाय साइन आर, यानी फिर से साइन आई म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। क्या है ये, क्या है ये, तो ये स्नेल्स लॉ है और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ किसका, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ यहाँ से भी प्रूव हो गया। ओके, सो ये मेथड भी आप मैथमेटिकल वे में यूज कर सकते हैं, बस एक जगह
टाइम के लिए जो इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हम इसको चाहें तो रिवर्स वे में भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब रे जब रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर से रेयरर ट्रेवल कर रहा हो, है ना, जैसा कि एनसीईआरटी में सेकंड केस को भी प्रूफ किया हुआ है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, तब μ2 साइन, है ना, I इज इक्वल टू μ1 साइन R, बशर्ते आप डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ही मानेंगे।